नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द HDS फिजिक्स क्लासेस। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पहला आता है वो क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बाहर की जो थर्मल एनर्जी आप मान लो या हीट बोल लो, थर्मल एनर्जी मान लो या हीट बोल लो, उसकी वजह से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करते हैं। जब थर्मल एनर्जी या हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनका मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे, कुछ नीचे कर रहे होंगे, कुछ ऊपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आती है, जीरो आती है। क्योंकि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 में मान लो दो 5 इधर मूव कर रहे हैं, 5 इधर मूव कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उनकी मूवमेंट एक साइड ना होने के कारण एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते किसको हैं? तो बेसिकली इसी एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, पर वो इस केस में नहीं होता। वो कौन से केस में होता है, तो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, तो रैंडम मोशन जब जब हम इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या कोई कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं करते हैं कनेक्ट, ठीक है, रैंडमली अगर ऐसा ही पड़ा है तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मूव करते हैं। बट जैसे ही हम इसके साथ क्या लगाते हैं, जैसे ही इसके साथ हम पोटेंशियल लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन सी साइड अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाली साइड। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव एंड वाली साइड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही कहाँ मूव करने लग पड़ते हैं, पॉजिटिव एंड वाली साइड। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। तो जब ऐसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड वाली साइड आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इन सब की जब हम वेलोसिटी निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और यही एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, डेफिनेशन आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये आपने याद रखनी है कि इट इज इट इज डिफाइंड एज, देखो, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने आपको यही बताया कि ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या करने लग पड़ते हैं, ड्रिफ्ट होने लग पड़ते हैं, कहाँ पे, पॉजिटिव एंड पे। अब ये ड्रिफ्ट कब होते हैं, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, ये हमारे पास आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ड्राइव, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसके साथ वो क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, उस कंडक्टर का एरिया ए है और लेंथ कितनी है उसकी, एल है। उसको हमने कनेक्ट कर दिया, एक पोटेंशियल जो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल जो हमने लिया वी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या है, हमारे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि वी नो दैट, सॉरी इधर से स्टार्ट करो, जो जो हमने कंसीडर करा है उधर से स्टार्ट करो। तो हमने क्या कंसीडर किया, सबसे लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग
एरिया A and length L and B the potential difference applied across the conductor। ठीक है, हमने जो कंसीडर किया हमने इसमें लिख दिया। तो अब हमें पता है, लिखो V we know that जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, आई चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मान ली हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जो ये कंडक्टर है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम कर लेते हैं लेट देयर आर स्मॉल n करके लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पता है देयरफॉर, तो ये जब हमने लिखी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसके बराबर होती है, ऊपर हमने लिख दी इसकी डेफिनेशन, ये होती है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से लिखा हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हमने ले लिया कैपिटल N। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, कैपिटल N इंटू वॉल्यूम B। तो यहाँ से जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैपिटल N किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू V के बराबर आएगा। इसको मान लूँगा हमें सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें करना पता क्या है, हमें क्या चाहिए, करंट निकाल रहे हैं ना हम, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन। सबसे पहला जो स्टेप है, हमें चार्ज और टाइम की हमने वैल्यू निकालनी, तो हम अभी चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या निकाले, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इधर निकालेंगे V क्या है, तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लेंगे। तो नॉर्मली आप सबको पता है कि जो वॉल्यूम होती है वो किसके बराबर होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इस केस में हमने क्या लिया हुआ है, हमने एरिया तो ऑलरेडी लिया हुआ है, जो हमने कंडक्टर लिया है ऊपर उसका एरिया कितना लिया हुआ है, ए। अब मुझे बताओ एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, ए रख लेता हूँ। ठीक है, इनटू हमने इस कंडक्टर की लेंथ क्या ली, एल ली हुई, तो एच की जगह एल रख लेता हूँ। तो हमारे केस में वॉल्यूम क्या बना, ए इंटू एल। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू ए एरिया ऑफ कंडक्टर आ गया, जिसको हमने लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह रख दिया, और H हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गया, इसको हमने लिख लिया L लिख दिया। इसको मान लो आप थर्ड। ठीक है, थर्ड को आप ऊपर पुट कर दो, तो आपके पास देयरफॉर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे वो किसके बराबर आए, कैपिटल N इज इक्वल्स टू, ये तो N ही रहा यहाँ पे, V की जगह क्या आ गया, AL आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है थर्ड को इन सेकंड में। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी हमने, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी AL। ठीक है, ऐसे ही इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी होगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास ही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास Q किसके बराबर होता है, N इंटू ई के बराबर होता है ना। तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, NEL इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे, E। तो हमारे पास जो चार्ज होगा हमारा पास क्या बन जाएगा,
ये टोटल चार्ज है ना, ये क्या बन जाएगा NaL और साथ में E। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, इसको मान लो फोर्थ। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टाइम। तो जैसे ही आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मुझे बताओ हमारे केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है, जितना कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ कितनी L, तो डिस्टेंस भी कितना होगा L अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड है नहीं, तो हमारे केस में स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी बोलते हैं ना। तो हमारे केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल वाली साइड, जो इधर देखा ना आपने, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसी को लिखेंगे। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इन सब की वेलोसिटी निकाले तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हम इधर लिख लेंगे कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई, जो हमारे पास क्या आ गई, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ से हमारे पास टाइम भी निकल के आ जाता है, यहाँ से हमारे पास टाइम भी निकल के आ जाता है कि टी हमारे पास क्या हो गया, टी हमारे पास हो गया लेंथ अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी। तो इसको आप मान लो फिफ्थ मान लो, ठीक है। अब क्यू की और टी की वैल्यू को आप करंट में पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो जब इसमें पुट करेंगे, पुट फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू हमारा क्या आया, क्यू हमारे पास आया NaL इंटू ई अपॉन में हमारे पास टी क्या आया, टी हमारे पास आ गया L इंटू वी डी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया I इज इक्वल टू NaLe इंटू वी डी, चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या रहेगा L। इस L के साथ, ठीक है, इस वाले L के साथ इस L को काट दो, तो आई हमारे पास क्या आ गया NaBt और साथ में लगा दो E। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ऐसे लिखो आप, ये हमारे पास आ गया NaE और साथ में Vt। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें ये क्या है, करंट है, ठीक, और इधर ये क्या है हमारे पास, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर होती है कि अब क्वेश्चन से अगर हम देखें, एक चीज़ क्लियर होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास आई, ये वाला नीचे वाला इसके नीचे चला जाएगा, तो आई किसके बराबर आएगा, Na और E के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है। इस रिलेशन में अगर मैं बोलूँ इफ कांस्टेंट, अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब इधर एक चीज देखो, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एरिया, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सॉरी ई के हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑलरेडी कांस्टेंट। अगर मैं करंट को भी कांस्टेंट कर दिया तो पीछे कौन बच जाता है, बी डी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया के डायरेक्टली। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, और जितना ज़्यादा कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म होता है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन जो एक था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमने पढ़ा, ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो और उसका रिलेशन हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास आया आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया, चार्ज और साथ में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा स्टेट ओम्स लॉ, और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो ड्राइव ओम्स लॉ using the concept of drift velocity। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको
आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हमें ये देखना है कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम सबको पता ही है, ठीक है, ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसे करके हमारे पास आ जाता है कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर आ गया जी, हमने इसके साथ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, V, ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास आ जाता है कि करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, दैट इज, यहाँ हम इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, करंट की। तो V इज इक्वल्स टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R, साथ में आता है I, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर निकालें R किसके बराबर रहता है, V अपॉन में I के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओम्स लॉ आ जाता है। अब दूसरा क्या करना हमने, यहीं पे क्या करना है, ओम्स लॉ को हमने प्रूव करना है यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने ओम्स लॉ को निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमने निकालना है ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ओम्स लॉ यूजिंग concept of ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, टू प्रूफ R इज इक्वल टू ml अपॉन में NE का स्क्वायर A टाउ, ठीक है। यहाँ हमने ये प्रूफ करना, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट, जो हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारे पास ये क्या रिलेशन था, ये होता है हमारे पास I इज इक्वल टू NEABD, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है, इसको हम डिनोट करते हैं V ऑफ D से, और ये है EV टाउ अपॉन में ML, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है। अब देखो, पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देनी है उसमें, तो कर दो पुट सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा NEA, और VD की क्या जगह आ जाएगा, EV टाउ अपॉन में ML, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें, एन ही रहेगा, E और E का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, AB टाउ अपॉन में ML आ गया। अब देखो, अब हमें पता है ना, हमने ओम्स लॉ निकालना, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो, हमारे पास
हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आई है और ये हमारे पास बी है। तो अगर हम ऐसा करें, बी अपॉन आई कर दें, तो अगर हमें बी अपॉन आई करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई को इधर वाली साइड लेके जाना पड़ेगा और बाकी जितने भी इधर बी को छोड़ के जितनी भी इधर चीजें हैं उन सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो करो, ठीक है। तो v इधर ऑलरेडी है ना, इधर v ऑलरेडी है, अपॉन में i ऊपर से नीचे इधर आ गया, तो इधर इज इक्वल्स टू जो भी है बाकी इधर ले, जो ml नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अब इधर नीचे है दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाएगा। इधर क्या क्या बचा, n e का स्क्वायर a और टाउ, ठीक है। सिर्फ v को इधर रहने दिया, i को नीचे ले गए, बाकी सारी चीजें हमने लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई का स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब जैसे हमने इधर ऊपर लिख लिया वी अपॉन आई इक्वल टू आर के बराबर है, तो वी अपॉन आई तो हमारे पास यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये जो टर्म इधर आई है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे इसको कि एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पूरा पूरा हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो अगर हम इसको ये मान लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, विच इम्प्लाइज वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर के बराबर, ठीक है। यहाँ से v इज इक्वल टू आई को ऊपर ले जाओ, r और i हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो ये कांस्टेंट हट जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास क्या आता है, ओम्स लॉ। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिया, r भी निकाल लिया ना हमने, ऑल्सो हमने r भी निकाल लिया, क्या है, एम एल अपॉन में एन ई का स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आ जाएगा तो ऐसे हमने करना है, स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को स्टेट किया पहले और ओम्स लॉ को यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास फाइनल ओम्स लॉ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट, वो है डिफाइन रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी और साथ में गिव देयर एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं किसको, ठीक है, रेजिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, उसको रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारी डेफिनेशन आ जाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज, अब ऊपर ही हमने निकाला है, आर किसके बराबर होता है, वी अपॉन आई के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। अब इसका क्या करेंगे, एस आई यूनिट निकालते हैं, एस आई यूनिट निकालते हैं, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास ये होता है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ये होता है हमारे पास, ऐसे करके लिखते हैं ओम, इसको हम बोलते हैं ओम, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी क्या निकालेंगे, डायमेंशंस निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। अब पता आपको क्या है, वी अपॉन आई है ना, वी क्या हमारे पास, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ वर्क की क्या डायमेंशन आ जाती है, m1l2t-2 अपॉन में हमारे पास चार्ज की क्या डायमेंशन आ गई, ए और टी, ठीक है। ये किसकी आ गई, ये सिर्फ इसकी आ गई अकेले की, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे करंट, करंट की क्या होती है डायमेंशन, एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया ए। सिंप्लीफाई करते हैं, m1 है तो 1 ही रहेगा, l2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो टी क्या है, टी क्या है, ऊपर कितना है t-2, नीचे कितना है 1, तो ऊपर जाके ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का, तो टी, और यहाँ पे t-1, तो t ऐड कर दो पावर को,
तो 3 आ जाएगा T3। नीचे ए कितने, 2 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर गया माइनस ए, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू रजिस्टर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब जनरली मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस, काज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन, तो आपको उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम क्या बोलते हैं बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उनका। तो जब टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो करंट को दूसरे मतलब दूसरी साइड जाने के लिए रजिस्ट कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है वहाँ पे, रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी है डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है किसकी, रजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने करनी है रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे हमें पता है रजिस्टिविटी का, आपने ना रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से हमें इतना पता होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। और इस रो क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्टिविटी कहाँ, इधर ही आ गई इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ पर रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो क्या आएगी, रजिस्टिविटी को इधर ही रहने दो, ए और एल को इधर ले जाओ, आर ऐसे ही रहेगा, ए चले जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचे। तो ये आपके पास क्या आ गई, रजिस्टिविटी आ गई। आपने बस इतनी इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो ये रजिस्टिविटी होती है ना, उस पॉइंट लिखवा रहा हूँ याद रखना है कि जो ये रजिस्टिविटी होती है, रो हम इस बोलते हैं, ये हर एक मटेरियल की क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसलिए लिख रहे हैं रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फिक्स्ड, ठीक है। रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, रजिस्टिविटी हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। पर अगर अगर किसी कंडक्टर या किसी भी चीज़ की क्या बोलते हैं मटेरियल चेंज हो जाए तो उसकी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसको रजिस्टिविटी को हम एक और चीज़ बोलते हैं, रजिस्टिविटी इज ऑल्सो known as specific resistance, specific resistance, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी हमारे पास आ जाता है। अब देखो इधर ही देखो, अब क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पे रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, तो हमने ओम लिख लिया, ठीक है। हमारे पास क्या है एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख लिया। हमारे पास क्या लेंथ, अपॉन में लेंथ किसके बराबर होती है, मीटर की, तो एम के साथ स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओम मीटर। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास थी वो थी कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले चलो कंडक्टिविटी ही मैं आपको बता देता हूँ। मैं मतलब उसमें नहीं है ना, इसमें हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा इसमें, रजिस्टेंस पढ़ा और रजिस्टिविटी पढ़ी ना, वैसे कंडक्टिविटी है तो एक और चीज़ होती है, टर्म एक और होती है, वो भी मैं आपको इधर ही पढ़ा देता हूँ। उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ है, हमने पढ़ा रजिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे डेफिनेशन, द reciprocal of resistance is called conduction, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, दूसरी चीज याद रखनी है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी से, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट भी अगर हमने निकालने, इसके यूनिट निकालने तो हमें पता है क्या बोलते हैं,
जी किसके बराबर है 1/r के। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो ओम को ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उसको ओम बोलते हैं ना, इसको मोह बोलते हैं, इतना याद रखना आपने, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है टर्म, नेक्स्ट जो टर्म हमने हमारे ऊपर भी लिखी हुई है वो कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे जो कंडक्शन है वो किसकी रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस की, वैसे ही हमारे पास जो कंडक्टिविटी है ये किसकी रेसिप्रोकल होगी, रेजिस्टिविटी की। तो लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called reciprocal of resistivity is called conductivity, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा साइन होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू किसकी रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसे लिखते हैं, रो लिखते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही इसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास, इसका जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ, हम जो रेजिस्टेंस का है वही लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होता है ओम मीटर, तो इसका आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इतना आपने याद रखना। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया जिसको हमने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, एक मैंने आपको कंडक्शन का भी इसमें करवा दिया, ठीक है। तो जो अभी इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इसको आ जाता है एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की हमने निकालनी किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इसको करते हैं अब। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर आ गया, कंडक्टर के साथ हमने क्या लगा दी, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद हम इसको करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इधर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैंने इसके साथ टर्मिनल बैटरी टर्मिनल लगाई ना, तो पहले नॉर्मली तो ये क्या रैंडमली मूव करते हैं, जैसे ही बैटरी लगाते हैं ये एक डायरेक्शन में मूव हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब ये हमने बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपने इधर से समझते जाना है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ ना। ये जब जैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो इसके इसके ऊपर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट करके, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करके, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करना स्टार्ट कर गए, ठीक है, तो जो इनके बीच में कोलिजन होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना। ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हो बात। अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पहले जो नॉर्मल कोलिजन हो रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कोलिजन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा तेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोलिजन इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो गया। अगर कोलिजन इंक्रीज हो गया इसका क्या मतलब है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ, ठीक है। टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब टू सक्सेसिव कोलिजन करता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो गया तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जो रजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारे पास कि रजिस्टेंस इंक्रीज करता है जब हमारे पास क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यही रिलेशन हमने अभी समझना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिंपल सा, कोई ज्यादा नहीं। मैंने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताया ना। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता था हमारे पास? अगर हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, अगर हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मली ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बैटरी को एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर लेते हैं। इनका होता है कोलिजन। तो कोलिजन की वजह से क्या होता है? ये जो टाइम होता है, ये इसके साथ टकराया, ये इसके साथ टकराया, तो ये जब टर्मिनल तक वापस पहुंचते हैं वहां तक पहुंचने में टाइम लगते हैं। तो मैंने बोल दिया था वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से क्या होता है? टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब वो सर्किट कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो करंट कम हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये ज़्यादा टाइम की वजह से। ठीक है ना? तो उसको तो उस टाइम पे क्या बढ़ क्या रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब इस केस में क्या बोल रहा, कहता टेम्परेचर को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी तेज हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लग पड़े। अगर तेजी से मूव करने लग पड़े तो कोलिजन होगी। तो कोलिजन भी क्या होगी? फास्ट फास्ट कोलिजन होगी, फास्ट फास्ट कोलिजन होगी। नीचे वाले केस में मैंने क्या बताया, इसमें रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है, इसमें रिलैक्सेशन टाइम कम रहा है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे टकराते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? वो जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं। तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या हो रहा था? रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो रहा था, इसीलिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने आपको समझाया पहले भी, और अब फिर से आपको मैंने समझा दिया एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको लिखते हैं जो हमने लिखा है। ठीक है, तो एज वी नो दैट, कुछ चीजें लिख लेते हैं हम कि हमें पता है, वी नो दैट। अब हमें एक रिलेशन पता है ना, पीछे जब हम पढ़ के आए ओम्स लॉ में, जब हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, जो हमने ओम्स लॉ निकाला उसमें हमने आर की वैल्यू निकाली। आर किसके बराबर है? एम एल अपॉन में एन ई का स्क्वायर, टाउ और ए के बराबर। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें क्या आ गया हमारे पास कि फॉर गिवन कंडक्टर, जो हमारा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? टाउ के। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हमारे पास टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है ऊपर वो लिखते हैं। मैंने बोला आपको कि व्हेन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होता है? देखो मैं आपको फिर से इसको, ये जो मैंने समझाया ना, इसी को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो मैंने बोला व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? कोलिजन हुई। तो लिखो क्या हुआ? दैट इज क्या हुआ? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज। तो कोलिजन क्या हुई? इंक्रीज हुई। अब कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ। तो लिखो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, रिड्यूस। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहले नॉर्मल था ना, बाद में इंक्रीज हुआ, तो चेंज हुआ ना रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे इधर कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन
दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कौन सा आ जाता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। अगर हमें पता है इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं ना टेम्परेचर कितना है। क्या आ गया पहले हमारे पास कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास आर नॉट क्या है हमारे पास, बी इनिशियल रेजिस्टेंस। आर नॉट हमारे पास क्या हो गया, बी द इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा, अब पहले नॉर्मल कोई रेजिस्टेंस था ना उसका, ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को कितना बढ़ाया, ठीक है ना, टेम्परेचर को कितना बढ़ाया, तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है, कितना बढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि डेल्टा टी जो है बी द राइज इन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा टी हुआ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, हमारे पास क्या आ गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल, हमने दो पे डिपेंड किया ना, हमने बोला कि जो चेंज इन टेम्परेचर वो किसके किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था और कितने से रेज हुआ, तो इसको आप फर्स्ट मान लो। दूसरा क्या हमने बोला कि रेजिस्टेंस है जो चेंज इन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइज इन टेम्परेचर को, इसको आप सेकंड मान लो। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या कर सकते, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट और डेल्टा टी। अब आप इसका साइन हटाओ, जब इसका साइन हटाएंगे, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या है, इक्वल्स टू आता है। अब इसको हटा के जो साइन आ रहा है, ठीक है, अब इसको मैं डिफरेंट करने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या अल्फा, ये क्या है हमारे पास अल्फा है, ठीक है, जो कि क्या है कांस्टेंट है, और इसको कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आ गया, तो आर नॉट का आर नॉट रहा, डेल्टा टी हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये सारे इसके नीचे आ जाएंगे, तो डेल्टा आर अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फा की वैल्यू। अब आप लोगों को पता है डेल्टा आर क्या हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं हम, फाइनल कितना है और इनिशियल कितना था, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल कितना मान लेते हैं आर, इनिशियल कितना हमारे पास पता आर नॉट, ऐसे ही डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर को टी मान लो, इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट डाल, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास अल्फा हो जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें, यहाँ से वैल्यू निकालें हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो ये वाली साइड, अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाला आर नॉट इस वाली साइड लेते हैं, अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आर हम पहले लिखते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से आर नॉट कॉमन निकाल लो, तो अगर आर नॉट कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे बचा क्या, इसकी जगह क्या बचेगा वन, प्लस में इसकी जगह क्या बचा अल्फा, और साथ में टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रजिस्टेंस, हमारे पास वैल्यू आ गई चेंज इन रजिस्टेंस की। ठीक है, फाइनल रजिस्टेंस जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास आ जाता है, पहली कंडीशन आती है, नोट बना के लिख लो आप, पहली कंडीशन आ जाती है हमारे पास यहाँ पे, इफ ये जो अल्फा है ना इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो ये अल्फा इसकी बात हो रही है, बोलेगा इफ अल्फा इज पॉजिटिव। अब बताएं कि अगर अल्फा हमारे पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो अगर अल्फा पॉजिटिव तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब है देन द गिवन मटेरियल
इज कंडक्टर। अगर अल्फा पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है, गिवन मटेरियल या कंडक्टर है, तो इसका मतलब दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी आ जाएगी हमारे पास कंडीशन, इफ अल्फा इज नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, अब क्या होगा हमारे पास, ये मटेरियल क्या होगा, द गिवन मटेरियल इज आइदर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। दोनों केस में क्या होगा फिर, दैट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तीसरी कंडीशन भी है, ये बोलती है कि इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर अल्फा बड़ा स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू बड़ी ज़्यादा छोटी है, देन द मटेरियल इज एलॉय, देन द मटेरियल इज एलॉय। ठीक है, तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं आज, यही था इसका। ठीक है, ये मैंने आपको दे समझा दिया था। ये हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। हमने ओम्स लॉ और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की, और लास्ट में जो हमने किया है, हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर करा।